हेलो गाइस, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं। वो कहते हैं पहाड़ दिन में जितने खूबसूरत दिखते हैं, रात में उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। मसूरी पहाड़ों की रानी, दिन में बादलों से घिरी, रात में रहस्यों से ढकी। लोग यहां सुकून ढूंढने आते हैं, लेकिन कभी-कभी सुकून के पीछे छिपा होता है साया। मेरे चार दोस्त आरव, निधि, करण और मीरा वीकेंड ट्रिप पर मसूरी पहुंचे हैं घूमने के लिए। दिसंबर की ठंड, सड़कों पर धुंध की चादर और पहाड़ों के बीच गूंजती हवा की सीटी की वजह से माहौल पहले से ही थोड़ा अजीब था। उन्होंने किसी ऑनलाइन साइट से होटल पहले से ही बुक कर रखा था। जब वो होटल पहुंचे, होटल मालिक ने उन्हें एक पुराना ब्रिटिश काल का कॉटेज दिया, जो शहर से थोड़ा दूर था। चारों मस्ती के मूड में और रात में होटल के बाहर घूमने का प्लान करते हैं, तभी एक आवाज आई, रात को बाहर मत निकलना। होटल के बूढ़े मालिक ने धीमी आवाज में कहा। करण हंस पड़ा। अंकल, हम भूत प्रेत में यकीन नहीं रखते। बूढ़ा मालिक बस मुस्कुरा दिया। यहां यकीन की जरूरत नहीं पड़ती। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात ठीक 12 बजे निधि की नींद खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, मुझे यहां से ले चलो। वो घबरा कर उठी। कमरा खाली था, खिड़की आधी खुली थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अचानक टप टप टप, छत पर जैसे कोई चल रहा हो। निधि ने करण को जगाया। दोनों ने बाहर जाकर देखा, छत पर कोई नहीं था, लेकिन बर्फ पर ताजे पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के। अगले दिन चारों घूमते घूमते कैमल्स बैक रोड पहुंचे। वहां एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जहां एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन बैठा था। मीरा ने यूं ही पूछ लिया, यहां आसपास कोई पुराना हादसा हुआ है क्या? लाइब्रेरियन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बताया, साल 1890 में एक अंग्रेज लड़की एलिसा इसी कॉटेज में रहती थी। उसकी सगाई टूट गई थी। एक रात वो गायब हो गई। बस उसके नंगे पैरों के निशान मिले थे, जो छत तक जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। निधि के हाथ से किताब गिर गई। उस रात चारों ने तय किया कि जागते रहेंगे। ठीक 12 बजे फिर वहीं फुसफुसाहट हुई, मुझे यहां से ले चलो। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर धुंध में एक लड़की की परछाई खड़ी थी, सफेद गाउन, बिखरे बाल और नंगे पैर। मीरा हिम्मत करके बोली, तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें खाली, जैसे कोई गहरा कुआं। मैं इंतजार कर रही हूं 100 साल से। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। दीवारों पर दरारें उभर आईं। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। आरव ने लाइब्रेरी से लाई किताब खोली। उसमें लिखा था, एलिसा की आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई उसके अधूरे खत को उसके मंगेतर की कब्र तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन खत कहाँ था? अचानक निधि को एहसास हुआ, उसके बैग में जो पुरानी चिट्ठी मिली थी वो शायद वही थी। जैसे ही उसने खत निकाला, कमरे में चीख गूंज उठी, मत छीनो, वो मेरा आखिरी सहारा है। मीरा ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें मुक्त करवाना चाहते हैं। चारों आधी रात को मसूरी के पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ भी मुश्किल से दिख रहा था। जैसे ही उन्होंने कब्र ढूंढी, पीछे से कदमों की आवाज आई। वही नंगे पैरों के निशान उनके पीछे पीछे बन रहे थे। आरव ने कांपते हाथों से खत कब्र पर रखा। अचानक तेज हवा चली, पेड़ों की शाखाएं झूम उठी और फिर एक दर्द भरी चीख। धुंध में वही लड़की दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, और फिर वो हवा में घुल गई। सुबह जब चारों होटल लौटे तो कॉटेज खाली था, जैसे कोई वहां सालों से रहा ही ना हो। होटल मालिक ने उन्हें देखा और बोला, तुम लोग बच गए। मतलब? करण ने पूछा। बूढ़ा बोला, अब तक जो भी उस कॉटेज में गया वो कभी वापस नहीं आया। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। कॉटेज की जगह सिर्फ खंडहर थे। लेकिन तभी निधि के फोन में एक नोटिफिकेशन आया, एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो चारों कॉटेज के सामने खड़े थे और उनके पीछे सफेद गाउन वाली लड़की मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद से मसूरी में एक नई कहानी जुड़ गई। कहते हैं अगर आप सर्दियों में रात 12 बजे मसूरी के पुराने कब्रिस्तान के पास जाएं, तो कभी कभी ठंडी हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे यहां से ले चलो।